इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम के सभी सुनने गिरदारे की राम राम। साथियों, दिन मंगलवार कार्यक्रम फोन इन, और इस कड़ी में हम लाए एक ऐसा विषय जो जरूरी है मौसम परिस्थिति के हिसाब से, ताकि आप उससे संबंधित जो आपकी समस्याएं हैं, सवाल हैं, उनका समाधान सीधे ही हमारे विशेषज्ञ से, हमारे स्टूडियो से कर सकें, ताकि एक अच्छा पशुपालन, अच्छी खेती करके आप अच्छा लाभ कमा सकें। क्योंकि जब देश का किसान आर्थिक रूप से मजबूत होगा तभी देश आर्थिक रूप से संपन्न होगा। बिना किसान की आर्थिक संपन्नता के हम देश की आर्थिक संपन्नता की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आज की जो हमारी विषय है वो रहेगा पशुओं का लू से बचाव व अन्य देखभाल। और बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर हरप्रीत सिंह, जो वैज्ञानिक है हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र लुवासा करनाल के अंदर। बातचीत से पहले बता दें कि गर्मी का मौसम है। गर्मी के मौसम में आप तो अपना बचाव कर लोगे, आप ठंडा पानी पी लोगे, मटके में तय फ्रिज में तय पी लोगे, आप पानी मांग भी लोगे, लेकिन हमारे जो पशु हैं, पक्षी हैं, इनकी बड़ी समस्या है। तो जरूरी है कि इनके पानी की व्यवस्था जरूर कर दें। आपके घर के आसपास छोटा मोटा जो पानी की एक ऐसी खुली बना दें, कोई ऐसी चीज़ दर दें जिसमें खुला मुंह उसका हो और उसमें पानी पै दें, जो गली में घूमता है, जो जानवर है, जो पशु है, वो पी सके, उस गर्मी से अपना बचाव कर सके। जो हमारे पक्षी है वहीं पी सकें। लेकिन एक बात ध्यान रखियो कि सांझ ने पानी जरूर बदल दियो। ऐसा ना हो कि सारे दिन का पानी तप रहा हो और सांझ डांगर वही पानी पी लें और डांगर बीमार हो जाए। इतना काम कर दियो, आप भी बचेंगे और जो हमारे जानवर हैं, जो हमारे पक्षी हैं, उनका भी जो गर्मी से बचाव होगा। अरे बापा चलेंगे स्टूडियो में, लेकिन उससे पहले बता दें आपने कि आपने चाहिए एक फ़ोन नंबर जो हमारा है 201-322। जो साथी कुरुक्षेत्र बाहर के हैं, कोड बहुत ज़रूरी है, और STD कोड है 01744। यानी हमारे स्टूडियो का फ़ोन है 01744 201-322। तो डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे वीरेंद्र भाई। चलते हैं स्टूडियो में, शुरू करा कार्यक्रम। किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा आप जाने हैं, आज है दिन मंगलवार और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहा है फोन इन, यानी फोन के माध्यम से आप स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञ से संपर्क करके अपनी समस्याएं और सुझाव साझा कर सके हैं। और इसके लिए हमारा फोन नंबर रहेगा, किसान भाई नोट कर लें, 01744 221-322। फोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 01744 221 322। और आज का हमारा विषय है पशुओं का लू से बचाव व अन्य देखभाल। और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर हरप्रीत सिंह जी, वैज्ञानिक, हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय करनाल से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद रविंद्र भाई। डॉक्टर साहब, जैसा आप जाने हैं कि गर्मी का मौसम चल रहा है। हाँ जी। और तापमान भी काफी बढ़ रहे हैं। हाँ जी। और ऐसे में जो है लू चलना स्वाभाविक है। हाँ जी। तो इस कारण जो है पशुओं को भी इसकी चपेट में आना पड़ सके है और उन पर भी इसका असर देखा जा सके। हाँ जी। आमतौर पर कहा जाए असर तो मनुष्यों पे ही पड़ा है, पर मनुष्य थोड़ा सक्षम है अपनी देखभाल करने में। हाँ जी। पशु में ज्यादा असर, पशुओं की थोड़ा ज्यादा देखभाल करनी पड़ेगी, वो निर्भर है। तो ऐसे में जो लू है, इसके क्या लक्षण दिखाई दे सके हैं जिससे कि पशुपालक भाई पहले से सचेत रहे और पशुओं की अपनी सही देखभाल करें गर्मी के मौसम जी। तो वीरेंद्र भाई, सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने बहुत ही उचित विषय चुना है पशुपालक भाइयों के लिए। गर्मी का मौसम है और इस साल तो पिछले कई सालों से बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और लू भी चल रही है अत्यंत की। तो ऐसे में हमारी गाय भैंसे खास करके जो बड़े पशु हैं वो खुले में होते हैं या बाड़ों में होते हैं, तो उनकी लू के चपेट में आने के बहुत सारे ज्यादा जो है ना चांस रहते हैं। तो इसके लक्षण तो सबसे पहले ये होगा कि पशु जो है ना सुस्त रहेगा, ढीलापन हो जाएगा, ज्यादा देर खड़ा रहेगा, हांफने लग जाएगा, आपको दूर से दिखेगा, जीभ से सांस ले रहा, हांफ लग जाएगा, फिर बुखार शुरू हो जाएगा, दूध कम हो जाएगा। लेकिन दूध जो है लू लगने के 2-3 दिन बाद कम होता है, शुरुआत में नहीं होता। तो लेकिन इससे क्या है कि पशुपालक को शुरू से ध्यान रखना है कि पशु ने खाना पीना भी कम हो जाएगा पशु का, क्योंकि पशु खाना पीना कम कर रहा है या सुस्त है या अकेला खड़ा है और अपनी गर्दन नीचे करके खड़ा रहता है या बुखार लग रहा है, तो ऐसे में लू लगने के स्वाभाविक है कि उसको लू लग गई है। मुंह से इसमें लार वगैरह टपकना भी कोई लक्षण? हाँ, मुंह से लार टपकेगी, वो जीभ निकाल के वो सांस लेगा। क्योंकि आदमियों में तो बहुत ज्यादा जो है हम अपनी शरीर की जो गर्मी है वो पसीने से निकाल देते हैं, पशु सिर्फ 10% ही निकाल सकते हैं।
तो ज्यादातर वो शरीर की गर्मी जो है जीभ से और वो लार से निकालते हैं, इसलिए वो जीभ से सांस लेना शुरू कर देते हैं। ये लक्षण जो आपने बताए डॉक्टर साहब, ये भैंसों और गायों में सामान्य है? हाँ, ये सामान्य है। गायों में फिर भी थोड़ी सी पसीना आता है, भैंसों में थोड़ा कम आता है। भैंसों को ज्यादा गर्मी है क्योंकि चमड़ी उसकी की मोटाई ज्यादा होती है, रंग काला होता है, तो उस वजह से भैंस ज्यादा जल्दी लू की चपेट में आती है। और अमेरिकन गाय ज्यादा जो है, हाँ, संकर जो पशु है वो ज्यादा संवेदनशील है लू से, उनको ज्यादा बचाना चाहिए। देसी नस्ल की अपनी गायें फिर भी थोड़ा बहुत सहन कर लेती हैं। हाँ, ये तो आमतौर पे एक गांव में एक धारणा भी है कि देसी नस्ल को ये कहते हैं गोका तो फिर भी गर्मी सहले है। हाँ जी। पर जो ये अंग्रेजी नस्ल है, जो संकर नस्ल जिसको हम कहते हैं, हाँ जी, हाँ। इनको थोड़ी समस्या रहे। हाँ। तो ऐसे में डॉक्टर साहब, ये तो आपने बात करी लक्षणों की, हाँ, तो जब पशुपालक भाई को जो है इससे बचाव के उपाय क्या करने चाहिए जिससे कि ये पशुओं के ऊपर जो है इसका असर हो ही ना, पहले ही सचेत रहे? हाँ जी, तो उपाय के लिए वीरेंद्र भाई शुरू से ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे गर्मी शुरू होगी, 2-3 खास पहलुओं पर ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो यह है कि उनको कैसे शेड में रखना है, कहाँ बांधना है, क्या, दूसरा उसको क्या और कब कैसे खिलाना पिलाना है। तो जो शेड वाली बात है उसमें यह है कि जो अपने शेड है वो हवादार होने चाहिए, उसके ऊपर पेड़ लगा तो बहुत अच्छी बात है, पंखे लगे होने चाहिए, जहाँ कूलर लगे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरी बात यह है कि क्रॉस वेंटिलेशन होनी चाहिए, हवा जो है ना एक तरफ से, हाँ, हवादार हो, एक तरफ से हवा निकल के दूसरी तरफ हवा हो। हमने देखा है कि किसान भाई कई बार क्या करते हैं कि चारों तरफ से बंद कर देंगे ताकि गर्मी नहीं लगे, कूलर लगा देंगे, उससे क्या अंदर बहुत ज्यादा उमस हो जाती है। तो जब आप कूलर लगाते हो तो हवा का जो है ना प्रभाव चलना चाहिए, एक तरफ से जाके दूसरी तरफ निकलनी चाहिए, ताकि उसमें ना एक लगातार एक नमी का लेवल बना रहे। नमी ज्यादा बढ़ जाती है तो उससे फिर वो पशु बीमार भी हो जाते हैं, जैसे निमोनिया हो जाएगा, सांस की बीमारी हो जाएगी, या थनैला रोग हो जाएगा, या लंगड़ापन हो जाएगा ज्यादा नमी होने से भी। तो इसका भी साथ साथ आपने ध्यान रखना है भी क्रॉस वेंटिलेशन हो, हवा जो क्रॉस करे, खिड़की भी 1-2 खुल के रखो, ऐसा नहीं कि चारों तरफ से पूरा बंद कर दो, कर देंगे भी उसमें आ जाएगा। हाँ, तो आपने शेड का जिक्र कराया डॉक्टर साहब, हाँ, तो आमतौर पर पहले तो ये देखा जाता था कि छतें और मकान जो थोड़ा कच्चे थे, हाँ जी, या यूं कह ले कड़ियों वाली छत हो गई। आजकल आधुनिकीकरण के चलते हुए नई नई चीजें आ रही हैं, तो उसमें शेड भी जो हैं कई रूप में आ रहे हैं। एक तो टीन का शेड आ रहा है, नालीदार चादरें कह लें, सीमेंट की कह लें, फिर फाइबर के शेड आ रहे हैं। हाँ जी। तो ये भी, इनमें से कौन सा उचित रहेगा? ये तपेंगे या पुराना परंपरागत तरीका ही ठीक है, या फिर लेंटर वाली छत होना बेहतर है? नहीं, लेंटर वाली छत अगर ज्यादा ऊंची है तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें गर्मी कम आती है नीचे जी। और अगर मान लो सीमेंट वाली चादरें हैं वो भी कम तपती हैं, जो मान लो स्टील की होगी या फाइबर की होगी चादर वो ज्यादा तपेगी। और इसमें एक काम और कर सकते हैं कि आप शेड को चारों तरफ से सफेदी कर दो, सफेद रंग की, और जो छत है उस पे भी सफेद रंग कर दो। जैसे अपने लोग खुद जो है अपने सफेद कपड़े पहनते हैं गर्मियों में, क्योंकि जो वापस फिर जो है किरणें वापस टकरा के शरीर से वापस चली जाती हैं। तो ऐसे आप शेड में कर सकते हो कि बाहर चारों तरफ सफेदी कर दी, अंदर भी साफ सफाई रखी, और छत के ऊपर भी आपने सफेद रंग कर दिया। हाँ, तो ये गर्मी शुरू होने से पहले कर सकते हैं। अपने पंखे हैं कोई, उसमें स्प्रिंकलर आजकल लोग लगा लेते हैं, फॉगर लगा लेते हैं, स्प्रिंकलर मॉइस्चर लगा लेते हैं, वो लगा सकते हो आप। जहाँ अगर आपका मान लो एक बड़ा डेयरी फार्म है, पूरा एक व्यवसाय की तरह इसको कर रहे हो, तो वो लगा सकते हो। उनकी दूरी जो है वो आप हिसाब से रखनी है भी कितनी होनी चाहिए। दूसरा ये है कि हमने देखा भी कई जगह ना, कई घरों में पशुओं की रखने की जगह कम होती है, तो पशुओं को बहुत ज्यादा जगह नहीं मिलती। लेकिन गर्मियों में ये बहुत जरूरी है। अगर पशु बहुत पास पास बंधे होंगे ना तो उनको आपस में गर्मी लगती है और हवा भी क्रॉस नहीं करती, तो थोड़ा उनके लिए पर्याप्त मात्रा में जो है ना जगह होनी चाहिए, खुला में बांधना चाहिए, थोड़ी थोड़ी खुला बांधना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। और फोगर जो है और जो आपने मान लो ये लगाए हैं, ये भी उस हिसाब से लगाने आपने कहाँ पशु बंधना, संख्या के आधार संख्या। और गर्मी शुरू होने से पहले आपने सारे चेक करा लेने भी आपके कूलर फॉगर सब चल रहे हैं। कई बार उनमें प्रेशर कम होता है या किसी की नोजल खराब है ना जी, तो ये सारी चीज चेक कर लेंगे, क्योंकि सारे जो काम करेंगे अच्छी तरीके से, जब भी उसमें ना तापमान जो है बना रहता है सही तरीके से। अच्छा, आपने जिक्र किया कि भी अंदर रखे पशुओं को। हाँ जी। आमतौर पर जो एक पुराना तरीका चला रहा था, आज भी कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, जोड़ में छोड़ रहे हैं। तो वो खासकर भैंसों को खुले में चराने के लिए ले गए और बाहर कई दरख्त दिखाई दिए, पेड़ दिखाई दिए, उसके नीचे बैठा दिया। वो भी सही है कि अगर आप दोपहर के टाइम जो है ना गाय या भैंसों को ज्यादातर जोड़ में छोड़ दो, वो तो उनका जो है कुदरती उनका एयर कंडीशन है। हाँ, तो उसमें छोड़ दोगे तो उनका तापमान वैसे ही ठंडा रहेगा। वो भी अच्छा तरीका है अगर जोड़ साफ सुथरा है, पानी साफ है तो। और
इसमें दूसरा जो पहलू था जो आपने पूछा वो ये था भी उनको खान पान क्या देना है, पानी की व्यवस्था क्या होनी चाहिए। एक तो 24 घंटे जो है ना साफ सुथरा पानी उनको जो है ना मिलना चाहिए, ठंडा हो साफ सुथरा हो। कई बार क्या होता है जैसे अपने आदत होती है गांव में एक या दिन में 2 बार ही पानी पिलाते हैं, तो गर्मी में अपने आप देखो खुद घंटे घंटे बाद पानी पीते हैं, आधे घंटे बाद, और नहीं तो सुबह पिला दिया, दोपहर और शाम को। हाँ, तो इसमें अच्छा तो ये है कि अगर आपका बढ़िया डेयरी फार्म है तो कि आपके पास जो खुरली वगैरह पानी की बनी है वो रोज साफ करके उसमें ताजा पानी सुबह डालो, शाम को फिर ताजा पानी डालो, ठंडा होगा ताजा पानी जो भी है। और ऐसा अगर प्रबंध नहीं है तो दिन में 3-4 बार पानी पिलाओ। और जो आपने उनको जो हरा चारा डालना है वो दिन के ठंडे टाइम में डालना है, मतलब सुबह तो जब डालते हैं तो ठंड टाइम होती है, लेकिन शाम के टाइम हम थोड़ा सा जल्दी कर देते हैं, 4-5 बजे से डाल देते हैं, क्योंकि दूध निकालने का फिर आगे टाइम होता है, उससे पहले डाल दिया। हाँ, तो वो थोड़ा सा गलत हो जाता है, क्योंकि जब पशु का हम हरा चारा डालते हैं ना तो उसको हजम करने के लिए पशु जब उसको हजम करता है तो उसमें बहुत सारी जो है ना हीट जनरेट होती है, हीट बनती है शरीर में, तो वो पशु निकाल नहीं पाता, तो वो उसको फिर वो लू का प्रकोप उसमें और बढ़ जाता है। तो ऐसे में ये है कि शाम को थोड़ा लेट उसको जो है ना डालो, सुबह थोड़ा सा कम डालो हरा चारा, शाम को ज्यादा डालो, क्योंकि रात पूरी आगे जो है ना ठंडी रहती है अमूमन। आमतौर पे शाम को जैसे दिन छिपने के आसपास या उसके हाँ दिन छिपने के आसपास डाल दो, और सुबह कम मात्रा में डालो, शाम को ज्यादा मात्रा में डालो, शाम को ज्यादा मात्रा हाँ, में, ये रात भर वो खाता रहे, उसको प्रयोग करें। और दूसरा कि दूध निकालने के बाद ही पानी जरूर पिलाना है। डॉक्टर साहब चर्चा हमारी जारी रहेगी, एक फोन कॉल। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका नाम? कहाँ से बोल रहे हैं? गांव सारसा से। हाँ जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना प्रश्न करें। हाँ जी, तो मैं अच्छा, आपकी भैंस मुंह से लार गई है, पैरों से लगड़ा के चल रही है? अच्छा, तो कितने दिन हो गए? हेलो, कितने दिन हो गए? 4-5 दिन से चल रहा है डॉक्टर साहब, मुंह से भैंस ला रही है 4-5 दिन से। हाँ, तो जैसा अनुमान मुझे लग रहा है ना, तो ऐसा लग रहा है कि लू लग गई है उसको। ज्ञापन है पशु आपका? ज्ञापन है भैंस ज्ञापन है? दूध दे रही है। अच्छा, तो उसका थोड़ा उपचार कराना पड़ेगा। एक तो उसको जो है बोतलें लगवानी पड़ेगी ताकि शरीर में पानी की कमी होगी, ताकत के टिक्के लगाने पड़ेंगे, और उसको थोड़ा सा सुबह शाम मीठा सोडा दो 50-50 ग्राम, और दिन में सुबह शाम नहलाओ उसको, उसके ऊपर कूलर लगा दो। जैसे उसका जो है ना शरीर का तापमान ठीक होगा वो अपने आप ठीक हो जाएगी जी। तो उसमें जो है एक नजदीकी पशु चिकित्सक की सलाह, हाँ, एक नजदीकी पशु चिकित्सक को भी दिखा लो अगर ज्यादा दिक्कत है तो। और जैसा आपने कहा कि भी मीठा सोडा जो है सुबह, हाँ, मीठा सोडा सुबह शाम दो, और ताकत का पाउडर जो है मिल मिक्सचर वो भी दो सुबह शाम, क्योंकि जब पशु में लू लग जाती है तो वो पसीने से जो है ना उसमें से बहुत ज्यादा सोडियम पोटेशियम शरीर में से निकल जाता है, तो पशु और जो है ना सुस्त हो जाता है। तो ऐसे में उनको जो है खनिज जो है लवणों का मिक्सचर जो है वो देना बहुत अत्यंत जरूरी हो जाता है। तो उससे कुछ हद तक भरपाई, हाँ, भरपाई हो पाती है, जो खनिज लवण उसके शरीर से कम हो रहे हैं। हाँ जी, और पानी उसको दिन में 3-4 बार पिलाओ। पानी जरूर है, साफ सुथरा पानी, साफ सुथरा ठंडा पानी होना चाहिए। पिलाएं, ऐसा ना हो आजकल ये भी हो डॉक्टर साहब, हौदी है बाहर बड़ी हुई है, पानी की भरी हुई है, हाँ, वो सुबह भर देते हैं और वो तप गया, वो दिन में भर दिया, और शाम को पानी पिलाओगे तो पिएगा नहीं पशु। उसमें ताजा पानी डाल के उसको, हाँ, सुबह ताजा पानी और शाम को ताजा पानी ठंडा चाहिए। तो डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे पशुओं के उपचार के बारे में, जो लू लग जाए उनके बारे में। हाँ जी, तो मैं जो अपनी बात कर रहे थे कि एक जो ज्यादा संकर नस्ल की गायें जो ज्यादा दूध देती हैं, मान लो 20, 30, 25 लीटर 40 लीटर वाली भी गायें हैं, तो जब इतना दूध शरीर में से निकल जाता है तो एकदम शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है। तो ऐसे पशुओं को जो है दूध निकालने के तुरंत बाद पानी जरूर पिलाओ। अच्छा, जो खास करके ज्यादा दूध वाली संकर नस्ल की, गर्मी का मौसम है, कम है चाहे ज्यादा है, उनको पानी पिलाना चाहिए 3-4 बार, पर ऐसियों को दूध के तुरंत बाद पानी जरूर पिलाना चाहिए, नहीं तो वो बैठ जाती हैं, क्योंकि इतना सारा दूध। अच्छी बात करी आप साहब, क्योंकि सामान्य रूप पे ये देखा जाता है जो परंपरागत तरीका है, दूध निकालने से पहले पानी पिलाया जाता है ताकि दूध अच्छा दे देगी, अच्छा दे दे और शांत रहे, फिर जो है लेकिन दूध जो निकल गया उसकी भरपाई तो करनी है, तो इसलिए बाद में भी पानी जो है उनको जरूर पिलाया जाए। ये आपने बहुत अच्छा जिक्र कराया। और इसके साथ साथ डॉक्टर साहब इन दिनों वैसे तो ये देखा जाता है अमूमन कि भी हरे चारे की भी कमी हो जाए। हाँ जी, तो इसके कोई
दूसरा तरीका कोई इसकी दूसरा तरीका जो आता है, किसान भाइयों के पास हरा चारा कम है, हाँ, तो क्या करें? वो मक्की का चार जो है आजकल बाजार में मिल जाता है, या कई किसान भाइयों ने खुद ही। डॉक्टर साहब चर्चा जारी रहेगी, एक फोन कॉल। हेलो, नमस्कार साहब। नमस्कार जी, आपका नाम? जय भगवान, गांव कैमला। हाँ जी, जय भगवान जी, गांव कैमला, पानीपत से, करनाल जिला। जिला करनाल। हाँ जी, जय भगवान जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो अपना प्रश्न करें। हेलो, हाँ जी, हाँ बोलिए आप। मेरे 2 प्रश्न है। हाँ जी, मेरे जैसे कि आप जानते हैं सूर फार्म है। हाँ जी, आपके पास है। जितने अधिक बच्चे देते हैं उतने ही ज्यादा मरते हैं। पहला प्रश्न। अच्छा, जैसे 12 दे दिए तो 10 ही रह गए, जी। वो मरे हुए होते हैं। नहीं, पैदा ही मरे हुए हो रहे हैं या पैदा होने के बाद मर रहे हैं, बच नहीं पा रहे? नहीं, पहले मरे हुए होते हैं। अच्छा, सूरों में। दूसरा? हाँ, दूसरा प्रश्न, क्या इस मौसम में नींबू दे सकते हैं? अच्छा, आपके पास जो पशु हैं, सूअर हैं, तो उनको सूअरों नींबू को देना चाह रहे हैं? जी डॉक्टर साहब। नहीं, सूरों में तो नींबू नहीं, गाय भैंस में तो दिया जाता है। सूरों को तो मुझे लगता है जो आप दिक्कत बता रहे हो उसमें नींबू काम नहीं करेगा। वैसे गर्मी से बचाव के लिए आप देना चाहते हो, वो अलग बात है, वो आप दे सकते हो। हाँ, गर्मी से बचाव के लिए। हाँ, गर्मी से बचाव के लिए आप दे सकते हो। यहाँ इलेक्ट्रॉल का जो पाउडर आता है ना, जो आदमी अपने घोल के पीते हैं, वो दे दो तो वो और भी अच्छा है। ORS जो आता है ना, अच्छा, वो दे दो तो उसमें नींबू भी होता है, सब चीज होती है उसमें, सारे खनिज लवण भी होते हैं। कितना कितना एक सूर को कितना? वो देखो 1 लीटर में 1 पुटी डलती है वो, तो अगर आधा लीटर भी सूर को दे दोगे ना, पानी में मिला दोगे उनके और वो पी लेंगे, तो वो काफी दिन में 1-2 बार दे दोगे तो काफी उससे राहत मिलेगी। अच्छा जी। अच्छा, हाँ। जो इनका पहला प्रश्न दूसरे हैं तो 2 तो मरे हुए होते हैं। अच्छा, 10 स्वस्थ होते हैं, क्या कारण है? उसके बहुत सारे कारण हैं। उसका तो ना, जो आप मरे हुए बच्चे हैं ना, वो हमारे सेंटर पे ले आना, उसका हम पोस्टमार्टम करके और कुछ उसको टेस्ट करके, एक तो जिस सूरी में ऐसा हो रहा है उसका खून का सैंपल ले आना, और जो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ ना उसको ले आना। एक महीने जी, हमारे तो कम से 7-8 काफी, मतलब मेरा 2 साल से फार्म चल रहा है, 2 साल से ये समस्या आ रही है। जय भगवान जी, डॉक्टर साहब आपको यही सलाह दे रहे हैं कि यदि ऐसी समस्या आ रही है तो आप तो करनाल जिला से हैं, और डॉक्टर साहब का जो केंद्र है, ये पशु विज्ञान केंद्र जो है, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान केंद्र जो है, ये करनाल में ही है। तो आप वहां पर जो बच्चा जो मरा हुआ पैदा हो रहा है वो ले आए, और जिस सूरी का है तो उसका एक ब्लड का खून का सैंपल भी ले आए, तो ये उस मरे हुए बच्चे का पोस्टमार्टम वगैरह करके पूरी जानकारी आपको तभी दे पाएंगे। वो तो हमें 2 ml चाहिए होता, ज्यादा नहीं चाहिए होता खून का सैंपल। 2 मिलीलीटर के करीब जो है। हाँ, आगे कोई समस्या आएगी तो आप ऐसा ले आना। बाकी जो है ना, 10-12 में से अगर 1-2 बच्चे मरे हुए आते हैं ना, तो ये बहुत बड़ी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जो इतने इकट्ठे बच्चे होते हैं ना, तो किसी 1-2 बच्चे को अंदर जगह नहीं मिलती या अंदर खून कम मिला तो वो अमूमन इतना हो जाता है। मतलब अगर हाँ मान लो 10-12 में से 5-6 मर के आते हैं तो हम सोचते हैं कि हाँ ये कोई वाकई बड़ी समस्या है। नहीं, इतने दो हमेशा मैंने कई फार्मों से पता करा, वो बताते हैं अगर 12-13 देंगे तो 10 ही रहेंगे। अच्छा, वो तो आप खुद ही ये बात मान रहे हो। ये तो बस फिर लेकिन अपने फिर भी कोई बात नहीं, इसको चेक कर लेंगे, आप ले आना। डॉक्टर साहब बता रहे हैं आपको, थोड़ा सा आप समय निकालें और डॉक्टर साहब से संपर्क करें तो आपकी इस समस्या का समाधान संभव है, कुछ हद तक हो पाएगा। तो डॉक्टर साहब, हम चारे की बात कर रहे थे। हाँ जी। किस प्रकार से दिया जाए, और हरा चारे की कमी है तो पशुपालक भाई जो है इन दिनों में सानी भी करते हैं, जैसे सूखा भूस है। हाँ जी। उसके अंदर सरसों की खड़ वगैरह घोल ली, रख ली, तो वो डाल दें, तो क्या खड़ वगैरह देना इन दिनों उचित है? हाँ, ये बिनौले की भी डाल दें, भिगो के देनी चाहिए खड़। एक तो मैं इसमें आप और बात इसमें जो है ना ऐड करना चाहूंगा कि अभी पहले थ्रेशर से अपनी तूड़ी बनाते थे जी जी, फिर जो है अब कंबाइनें आ गई, फिर रीपर आ गए, तो रीपर जो है ना वो बहुत नीचे से जो है ना उसको गेहूं को काटता है। हाँ, फिर उसके बाद तूड़ी बनाते हैं, वो बहुत नीचे से काटता है, तो इसमें जो है ना मिट्टी बहुत आती है इस तूड़ी में। तो किसान भाई क्या करते हैं, जैसे उड़ जाती थी करता होगा। हाँ, नहीं पहले भी अपने गांव में जो था ना, तूड़ी को छानते थे पहले, फिर पशुओं को डालते थे। अब दो चीजें इकट्ठी होगी, एक तो मिट्टी ज्यादा बढ़ गई उससे रीपर से, दूसरा झाड़ना कम ही हो गया, कोई झाड़ता है मुझे लगता है। तो एक तो जितनी भी रिपर वाली ये तूड़ी है ना, इसको छान के ही डालना है आपने। दूसरा, जब नई तूड़ी आप शुरू करते हो इस मौसम में, जैसे गेहूं काटा रही हो गया ना, तो आपने नई तूड़ी एकदम से शुरू नहीं करनी कि पुरानी खत्म होगी आज कल से नई शुरू कर ली। आपने
थोड़े दिन, हफ्ता 10 दिन मिला के करनी है, नई पुरानी मिला के फिर नई पे आना। जैसे अमूमन हम मनुष्य भी जो है नया अनाज शुरू में नहीं खाते, पुराने अनाज को 1 महीना 20 दिन उससे चले, फिर धीरे धीरे लेते हैं। इस नई तूड़ी से और ज्यादा मिट्टी होने की वजह से ना वो सारी एकदम से जब बदलाव आता है ना खान पान का, तो वो पेट में जम जाती है पशुओं के। और हमारे पास बहुत सारे केस आते हैं, फिर पेट खोल के ऑपरेशन करो, साफ करो, बहुत लंबी परेशानी हो जाती है, बंधा हो जाता है। हाँ जी, पेट का, गोबर का। तो ये मतलब एक सावधानी रखनी है, बहुत सारी आपकी समस्या जो है ना इससे ठीक रहेगी जी। जो आप कह रहे थे कि हरे चारे की कमी है, तो उसके लिए ये होता है कि मक्की का अचार जैसे बनाते हैं वो डाल सकते हो, जहाँ सानी करके जो है वो आप खड़ की जो है खड़ डाल सकते हो, सरसों की। थोड़ा सा इस समय पे जो है ना, जो गर्मी का ज्यादा मौसम है, इसमें बाईपास जो फैट आता है वो देना चाहिए। मतलब बने बनाए जैसे खनिज मिश्रण का जो आता है ना, ऐसी बाईपास फैट भी आता है, एक एक 2-5 किलो के, वो 50-100 ग्राम आप सब पशु को, दूध वालों को दे सकते हो। उससे क्या एनर्जी लेवल बढ़ा रहेगा। और आपने जो है दाना थोड़ा सा बढ़ा देना है, और थोड़ी सी तूड़ी कम रखनी है, और कोई भी मान लो जो प्रोटीन वाला है, बिनोला वाला है, वो थोड़ा कम रखना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हीट बनाते हैं अंदर जाके। और इसके साथ साथ कई पशुपालक भाई डॉक्टर साहब खुरलियों में सेंधा नमक के डले घेरते हैं। हाँ, वो ठीक है, उसमें डालना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में तो नमक की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो पसीने से, लार से बहुत ज्यादा जो है नमक निकलता है। और थोड़ा थोड़ा मीठा सोडा जो है ना वो देते रहना चाहिए, 50-100 ग्राम दिन में एक बार, क्योंकि वो जो लार है वो ना वो शरीर के अंदर जानी चाहिए पशु की, लेकिन वो अपनी जो है ना गर्मी को कम करने के लिए लार बाहर फेंकता है, तो इससे अंदर नहीं जाती शरीर में, तो उसके हाजमे वाली समस्या हो जाती है। एक तो वैसे खाना कम हो जाता है गर्मी की वजह से, दूसरा वो जो खाएगा वो भी हजम कम होगा। तो इससे आप थोड़ा सा मीठा सोडा हम घरों में मिल जाता है दुकानों में, वो 50-100 ग्राम आप रोज दे सकते हो। हाँ, गर्मी के मौसम में महीना 2 महीना दे दो, उसका कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है। और ये तो रही आहार की बात। हाँ जी, कई बार रख रखाव में हम ये भी देख लें, पशुपालक भाई जो है, खासकर भैंसों को देखा जाए, तो सुबह नहला दिया, दोपहर को भी नहला दिया, शाम को भी नहला दिया, तो क्या तीनों टाइम नहलाएं सही रहेगा, या दोपहर के समय थोड़ा सा बचे, क्योंकि गर्मी ज्यादा होती है? नहीं, दोपहर के टाइम तो अगर आप ऐसे उसको छाया में बंद हो गए या कूलर लगा हुआ है ना, तो वो बहुत है, या फिर जोड़ में छोड़ दो आप, वो अच्छा है। और गायों को? हाँ, गायों को भी जोड़ में छोड़ सकते हैं, एक ही बात है। और अगर बहुत ज्यादा किसी के ये लू लग गई है, तो उसका फिर आप इलाज जो है ना ज्यादा देरी नहीं करनी इलाज कराने में, क्योंकि शुरू में इसमें पता नहीं चलता, 2-3 दिन बाद लूल आज लगी है गाय को तो या भैंस को, 2-3 दिन बाद उसका दूध कम होगा। अगर पशु को हरा चारा कम खा रहा है, नाड़ को नीचे करके खड़ा है मान लो, या मुंह खोल के सांस ले रहा है, तो आपको अंदाजा लेना चाहिए भी इसमें गर्मी लग रही है, शुरू हो गया काम इसका, तो तुरंत उसके कई 2-3 दिन बोतल लगवानी पड़ेगी, है ना, मल्टीविटामिन के टीके वगैरह वो लगाने पड़ेंगे। देर ना करें, नजदीकी पशु चिकित्सक की सलाह जरूर लें, नहीं तो क्या होता है कि फिर वो दूध सूख जाता है ज्यादा जी, समस्या बढ़ जाती है, फिर उसको बढ़ाने में और समय लगेगा, और खर्चा भी बढ़ जाता है, उत्पादन कम होगा, खर्चा बढ़ जाएगा। हाँ जी। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब, ये तो रही लू से बचाव की, और कई बार ये देखा जाता है इन दिनों गर्मियों के मौसम में चिचड़ियों का प्रकोप बड़ा हो जाता है, बारीक बारीक भी देखी जाती है, मोटी मोटी सी भी, और है भी कई तरह की। हाँ जी। एक तो बिल्कुल ही डार्क ब्राउन से कलर की, भूरे से रंग की होगी, पपड़ी से ऐसी होगी, और एक मोटे मोटे से होंगे। हाँ जी। तो ये काफी संख्या में हो जाते हैं, तो इससे की रोकथाम के लिए क्या उपाय करे जाए? चिचिड़ियों का ये मौसम है जी, देखो इससे भी कोई बीमारियां हो जाती है पशु? इससे बहुत खतरनाक बीमारियां होती हैं जी, जिसका इलाज भी महंगा है और जिसका दूध का भी बड़ा नुकसान करती हैं बीमारियां। ये जो गर्मियों का सीजन है, ये चिचिड़ियों का ब्रीडिंग सीजन है, मतलब ये बच्चे देते हैं सीजन में। अच्छा। तो इनकी एक जो चिचिड़ है मान लो, वो हजारों में बच्चे दे देता है, एक चिचिड़ हजारों अंडे देता है, हजारों बच्चे बनते हैं, और वो सारे पशुओं पर चले जाते हैं। तो इसमें एक तो ये है कि जैसे गर्मी का मौसम शुरू हुआ, आपने चिचिड़ों वाले टीके लगा लेने हैं अपने पशुओं को, आइवरमेक्टिन वाले जो आते हैं। दूसरा जो है, जो खुरली के बाहर और बाड़े में नीचे 3-4 फुट तक जो दराज है ना, और यहाँ मान लो आप गोबर घर में इकट्ठा करते हो, वहां चिचिड़ बच्चे देते हैं, वहां आपने मित्राज या ऐसी जो भी स्प्रे आती है ना चिचिड़ मारने वाली, उसकी स्प्रे करनी है लगातार 2-3 दिन, ताकि वहां जो है ना, वहां जो बच्चे ब्यांत ना हो वहां खत्म हो जाए। किसान भाई क्या करते हैं कि पशुओं पे तो टीके लगाते रहेंगे, कहें जी आ लगाया था 15 दिन बाद फिर चिचिड़ हो गए, क्योंकि वहां से सप्लाई बंद नहीं होती। खुरली के बाहर, बाड़े के नीचे 3-4 फुट जो दराजे हैं, या गोबर का ढेर है, और मान लो कोई साफ सफाई नहीं वहां, हाँ, तो वहां जब तक आप उनका
सोमा वहां सोर्स नहीं खत्म करोगे ना जी, तो चिचड़ आते रहते हैं। चिचड़ियों की सप्लाई लाइन तोड़नी पड़ेगी। नहीं तो क्या होता है, एक बार टिक्का लगाया 10 दिन बाद फिर नई फसल तैयार होगी, फिर कहेंगे चिचड़ अभी लगाया था जी टिक्का डर, सब फिर चिचड़ हो गया। इसमें भी कुछ अलग से लक्षण दिखाई देते हैं जो? हाँ, इसमें जो चिचड़, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। चिचड़ जो है 4 प्रकार की जो है ना चिचड़ी रोग कर देता है। कईयों में तो लाल खून होने लग जाता है जिसको वेबेसियसिस कहते हैं, कईयों में दूध ही सूख जाता है, पशु गोबर जो है ना, गोबर में खून होने लग जाता है जिसको हम थ्लेरियासिस कह देते हैं। एक एनाप्लाज्मासिस होता है जिसमें बुखार ही 105 106 हो जाता है, तेज बुखार रहता है। पशु सारों में, इनमें पशु बहुत कमजोर हो जाता है, बहुत दूध सो जाता है, 20-25 लीटर वाला 2-3 किलो पे आ जाता है। तो जैसे आपको कोई शक लगे तो आप इसका पशु का जो है ना खून चेक करवा लेना अच्छे सेंटर पे, वहां से खून चेक जांच से पता चल जाता है भी चिचड़ी बुखार है या कौन सी तरह का है। और जो भी चिचड़ी बुखार आएगा उसकी सिंपल दवाइयां वो देने से चिचड़ी बुखार ठीक हो जाता है। अगर ज्यादा लंबा खिंच गया तो पशु का दूध बिल्कुल सूख जाता है और उस वापस भरपाई होने में बड़ा महीने 2-3-4 महीने लगते हैं। यानी पहले तो यही है कि भी सबसे बढ़िया उपाय तो ये है कि साफ सफाई का पूरा ध्यान। हाँ, सबसे बढ़िया तो बात यह है कि चिचड़ होनी ना दो आप अपने पशुओं पे, अपने बाड़े में। चाहे वो कीटनाशक का थोड़ा छिड़काव करें जो चिचड़े से बचाव करें, पशुओं का नहलाना धुलाना खरेरा करना, हाँ जी, इससे पता रहे तो उससे उनका बचाव हो सके। तो कटड़ू बछड़ुओं में भी इनका असर, लू का या फिर ये चिचड़ियों का असर पूरा? हाँ, कचड़ू बछड़ों को तो ज्यादा इनकी जो मार पड़ती है क्योंकि छोटे जानवर होते हैं, ज्यादा सहन नहीं कर पाते और बाल वगैरह भी उनके शरीर पे ज्यादा उसे रहते हैं। हाँ जी, वो पशुओं को तो उनको टाइम से टाइम जो है ना चिचड़ी वाली दवाई लगाते रहना है। आजकल तो साबुन भी आती है चिचड़ी वाली, उससे नहला दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पशु को नहलाते, छोटे पशुओं को टीका नहीं लग सकते 6 महीने से कम वाले को, वो असरदार है साबुन। हाँ, वो साबुन असरदार है। साबुन के साथ साथ या टीका पशुओं के लगाने के साथ साथ आपको जो बताया मैंने कि वो जो है ना फैक्ट्री भी बंद करनी पड़ेगी। तो वो किसान भाई वहां ध्यान नहीं देते, सिर्फ टीके ही लगाते रहेंगे, लेकिन वहां से वो काम चलता रहता है। तो ये टीका जो आपने चिचड़ियों की रोकथाम का बताया, छोटे पशु जो कटड़ू बछड़ू है इनको लग सकता है? इनको लग जाता है, लेकिन 6 अगर महीने की उम्र से बड़ा तो ही लगाते हैं। 6 महीने से छोटे नवजात वालों को थोड़ा रहता है कि क्योंकि वो थोड़ा सा कई बार साइड इफेक्ट हो जाता है, तो ऐसे में साबुन यूज कर सकते हैं। बड़े पशुओं में भी साबुन यूज कर सकते हैं। एक प्रश्न डॉक्टर साहब कई बार पशुपालक भाइयों के मन में संशय कर देता है, इन दिनों जैसे पशु तो ब्याहेंगे, हाँ जी, ब्याती जो है एक आम धारणा ही रहती है कि जो उनका पहला दूध है उसके साथ गुड़ दिया जाए, तो क्या गुड़ दें इन दिनों गर्मी का मौसम है? नहीं, अभी नहीं गुड़ देना चाहिए, शाम को गुड़ दे सकते हो, दिन में नहीं गुड़ देना चाहिए। हाँ, और थोड़ी मात्रा में देना गुड़, ताजे ब्याए हुए पशुओं को। हाँ, थोड़ी मात्रा में शाम को दो काढ़ा बना के, अजवाइन वगैरह डाल के। कोई ऐसा रोग हो जिससे बचाव का टीका इन दिनों लग सकता? नहीं, अभी तो मुंह खुर का और पट सूजन का इसका टीका लगेगा, बरसातों से पहले लगाना चाहिए। वो बरसात से पहले? हाँ, बरसात से 15-20 दिन पहले, महीना भर पहले लगेगा, वो जब लगाना चाहिए। जैसे अभी गर्मी खत्म होने वाली होगी जी, तब लग सकता है। हाँ जी, मुंह खुर का। हाँ, मुंह खुर का। तो डॉक्टर साहब इस सब जानकारी के लिए जो आपने दी कि पशुओं का लू से बचाव और अन्य देखभाल कैसे करें, इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत वीरेंद्र भाई धन्यवाद। ये था हमारा आज का फोन कार्यक्रम जिसका विषय था पशुओं की लू से बचाव अन्य देखभाल, और बातचीत में हिस्सा ले थे डॉक्टर हरप्रीत सिंह और उनसे बातचीत करे थे वीरेंद्र भाई। इस कार्यक्रम के प्रोजेक्ट थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इसके गले आज का किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनाने गिरदारी वीरेंद्र की राम राम।